Hello student, welcome you all. Today we will discuss about types of charge distribution. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे, वो दो तरीके के हो सकता है। तो एक हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा जो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग अमाउंट का चार्ज हो और वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो सकता हो। हर एक चार्ज का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। जबकि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो अलग अलग नहीं है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे इस रीजन में इतने अमाउंट का चार्ज है, इस रीजन में इतने अमाउंट का चार्ज है। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेट्स डिस्कस अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हिंदी में वितरण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज का वितरण, फैलाव कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस पे। तो ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्क्रीट हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस हो सकता है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट वैल्यू क्या है और कंटिन्यूअस वैल्यू क्या है। सपोज कर लो आपके पास कोई कंटेनर है या तो ग्लास है और इसे पानी से भर दिया आपने। पानी से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हो आप, एक एक बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है आप ऐसे गिरा रहे हो पानी को ग्लास से कि स्ट्रीम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये जो वाटर का अमाउंट है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो नीचे आ रहा है, ये डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही अगर आप वाटर को ऐसे ड्रॉप करो कि एक स्ट्रीम बन जाए, यहाँ पे एक स्ट्रीम बन जाए, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ना फॉल हो, तो ये जो वाटर का अमाउंट है इस वैल्यू को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस वैल्यू। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है और कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे ये कंसीडर कर लिया हमने कि कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है, इस पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट का चार्ज है, हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे +3 यूनिट का चार्ज है, यहाँ पे +2 यूनिट का चार्ज है, +4 यूनिट का चार्ज है, +1 यूनिट का चार्ज है, +2 यूनिट का चार्ज है। एक ही बॉडी पे या एक ही सिस्टम पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट का चार्ज है और ये एक दूसरे से अलग अलग है, हम इसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वैल्यू है यहाँ पे, जैसे बोला था कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अलग अलग पानी गिरा रहे थे हम, तो डिस्क्रीट था, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, एक ड्रॉप अलग है, दूसरा ड्रॉप अलग है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सिस्टम या बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। हम ये नहीं बता सकते कि ये चार्ज जो है ये यहाँ पे अलग चार्ज है या यहाँ पे अलग चार्ज है या यहाँ पे इस पोजीशन पे इतने अमाउंट का चार्ज है। थ्रू आउट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाटर की एक स्ट्रीम हो और हम उसमें ये काउंट करने की कोशिश करें कि कितने ड्रॉप फॉल हो रहे हैं, तो ड्रॉप हम वहाँ पे काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्ट्रीम है, कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है वहाँ पे। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज कर लो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज अगर Q1 था, यहाँ पे Q2 था और यहाँ पे अगर Qn था, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना हुआ। मान लो E1 था तो E1, सेम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना हुआ, मान लो E2।
सेम ऐसे ही ई एन चार्ज के लिए, nth चार्ज है उसके लिए फील्ड की वैल्यू टोटल कितनी है, तो इन सब का हम सम कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मतलब यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स लिखते हैं हम फॉर्मूला E1 प्लस E2 अप टू En, और इस तरीके से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी सिस्टम या किसी बॉडी पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग अमाउंट का चार्ज है, जो क्लियरली हमें पता चल रहा है, बिल्कुल हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं उसे। और किसी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पे अगर हम फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इसका हम सम कर देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब वेक्टर सम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहीं किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं यूज कर सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमें कैलकुलस मेथड यूज करना होता है, और कैलकुलस मेथड यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस बॉडी पे एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं, जिसकी लेंथ हम कंसीडर कर लिए, सपोज कर लो dx, और इस पे चार्ज के अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं हम dq, और फिर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस जो भी हो, r सेपरेशन हो, मान लो ये पॉइंट P था, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम E इक्वल्स फार्मूला लिख देते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला लिखते हैं हम KQ, तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज हमने कंसीडर किया है DQ और अपॉन r², और इसको इंटीग्रेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे और भी मॉडिफाई करते हैं, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी होती है वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे डिटेल। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस होता है, ऐसा नहीं कि किसी रॉड पे ही हो, किसी सरफेस पे भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी जो है उसके अंदर बाहर चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। Continuous charge distribution. Continuous charge distribution is a type of charge distribution in which charge is distributed over body uniformly. मतलब ये एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें किसी बॉडी पे चार्ज जो है चारों तरफ इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी 3 कैटेगरी है। First one is linear charge distribution, second one is surface charge distribution, and the last one is volume charge distribution. तो 3 टाइप के continuous charge distribution होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसी बॉडी के लेंथ के अलॉन्ग होगा, मतलब 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कोई रॉड है, कोई आर्क है, कोई सर्किल है, तो कोई भी 1 डायमेंशनल अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई ऐसी बॉडी हो जिसके केवल और केवल लेंथ पे या आर्क पे चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बॉडी है उसके केवल और केवल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। बॉडी का 2 डायमेंशनल होना जरूरी नहीं है, बॉडी हो सकता है 3 डायमेंशन हो, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो केवल और केवल सरफेस पे है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल होना चाहिए, बॉडी 3D हो सकती है, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बॉडी के केवल और केवल सरफेस पे होगा, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि कंसीडर कर लो कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम उसे चार्ज देंगे किसी भी वजह से, कैसी भी तरीके से, तो चार्ज होगा उसके केवल और केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा कि जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है, कंडक्टिंग स्फीयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, लेकिन चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे वो 2 डायमेंशनल है, बिकॉज वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ है बॉडी पे, हर तरफ है बॉडी पे, पूरे बॉडी पे है, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो जो चार्ज होगा उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर बाहर सेंटर से लेके चारों तरफ इक्वल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनको कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे इनकी वजह से फील्ड और फोर्स कैलकुलेट करते हैं हम वो देखेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अभी देखा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी रॉड पे या किसी रिंग पे, मेटेलिक रिंग हो या कैसे भी हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रिंग पे, रॉड पे होता है यूनिफॉर्मली चारों तरफ, तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पे अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी रॉड पे या वन डायमेंशनल बॉडी पे चार्ज का अमाउंट कितना है पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेमडा से, और ये होता है कि जो भी हमने बॉडी कंसीडर कर रखी है, जैसे रॉड कंसीडर कर रखी है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना है और अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेमडा इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी एल से। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, Q अपॉन एल लिखा है फॉर्मूला, तो Q चार्ज की यूनिट होती है कूलम और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, इसके जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं Q अपॉन एल, तो Q और L दोनों ही यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे ये जो लेमडा होगा ये भी स्केलर ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो सकती। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं या फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कहीं पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जैसे कि ये एक लॉन्ग वायर है या रॉड है जिसको हमने चार्ज कर दिया है, कैसे चार्ज किया ये मैटर नहीं है, कैसे भी किसी भी वजह से वो चार्ज हुआ हो, बट इसकी वजह से हमें फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू किसी चार्ज पे फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उस लॉ की लिमिटेशन ये, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन यही है कि ये एप्लीकेबल है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का फाइंड आउट करते हैं तो E इक्वल्स लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बट इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि इसका साइज फाइनाइट है, ये पॉइंट साइज नहीं है, तो लॉन्ग है, बहुत बड़ा वायर है, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा है। तो जब ये केवल और केवल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है तो ये फिर इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेट हो नहीं पाएगा फील्ड, और फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। अब ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ये इस रॉड पे, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेंगे जिसकी लेंथ हमने कंसीडर कर लिया कि dl है, और जिस पे चार्ज हमने कंसीडर कर लिया कि dq। ये वेरी स्मॉल एलिमेंट है, और इस वेरी स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये एलिमेंट इतना स्मॉल है कि हम इसको पॉइंट साइज कंसीडर कर सकते हैं। मान लो पॉइंट P यहाँ पे है जहाँ पे हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है।
और पॉइंट P जो है इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे E या DE, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं, 1/4πε0। चार्ज का अमाउंट है यहाँ पे dq, तो dq और अपॉन r², ये फील्ड के लिए फॉर्मूला होगा। ये जो dq है इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल्स होता है dq अपॉन dl। तो dq की वैल्यू हम लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर जैसे हमें डिराइव करना हो। तो dq की वैल्यू लिखा जा सकता है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dl इस फॉर्मूले से, और ये वैल्यू ऊपर पुट करा देंगे। तो E की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो लिखेंगे हम 1/4πε0, और dq की वैल्यू है लैम्डा dl अपॉन r²। कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना होगा। विद इन लिमिट अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब सपोज कर लो कि मान लो हमें इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट P पे एक चार्ज रख दिया Q0, और ये पूछा हुआ है कि बताओ इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो हमें पता है कि इस लॉन्ग वायर का फील्ड जो है इस पॉइंट पे, जो भी हम इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे वो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, F इक्वल्स Q0 मल्टीप्लाइड बाई E। चार्ज यहाँ पे हमने Q0 रखा हुआ है तो Q0 मल्टीप्लाइड बाई E कर देंगे, मतलब हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा, और ये Q0 मल्टीप्लाई हो गया dl, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे r²। अब इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे Q0 पे कितना लग रहा है। Numerical problem number 16. Obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law. तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये गिवन है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी थिन वायर पे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है लैम्डा। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे हमें ये कूलॉम्स लॉ से ही करनी है, मतलब E इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन r² से करनी है। बट हमने अभी पढ़ा था कि ये जो फॉर्मूला है E इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन r², ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये कोई पॉइंट चार्ज है नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर सॉल्व करते हैं हम इसे। ये एक रॉड है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। इस रॉड से परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P से हमने रॉड पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलरली, और ये पॉइंट O पे फॉल हो रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r है। पॉइंट P पे फील्ड जो है फाइंड करना। तो फील्ड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट साइज एलिमेंट लेना होगा, तभी तो हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, वेरी स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। किधर भी कंसीडर कर सकते हैं हम एलिमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, हमारी मर्जी है। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट की लेंथ हमने कंसीडर कर लिया dl, और इस पर चार्ज हमने कंसीडर कर लिया है dq। वेरी स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि इसको पॉइंट साइज कंसीडर किया जा सकता है। इस एलिमेंट से हमने कंसीडर कर लिया है कि जो पॉइंट O है वो L डिस्टेंस पे है। अब इस एलिमेंट की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे जो फील्ड होगा
वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। तो अगर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो हमेशा ही आउटवर्ड होता है, अवे फ्रॉम चार्ज होता है। तो पॉइंट P पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, बिल्कुल सीधे ऐसे स्ट्रेट। स्मॉल एलिमेंट का फील्ड है तो इसलिए हम इसको DE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो DE की वैल्यू कितनी होगी, DE इक्वल्स लिखेंगे हम फॉर्मूला 1/4πε0, फार्मूला होता है Q/r²। तो Q यहाँ पे चार्ज कितना रिप्रेजेंटेड है इस स्मॉल एलिमेंट पे, DQ, तो DQ रिप्रेजेंट कर दिया। अपॉन r² लिखा होता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिखते हैं हम E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। तो ये जो R है ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड चार्ज होता है। तो ये चार्ज हो गया और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है इसको अभी हमें कैलकुलेट करना है। ये L गिवन है और ये R गिवन है और ये देख रहे हैं कि परपेंडिकुलरली लाइन फॉल हो रही। तो फिर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है साइड लेंथ होगी, ये जो कि हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा r² + l² रूट में। ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम, तो r² + l² रूट में वैल्यू, और यहाँ पे r का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। तो DE की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 DQ/r² + l², और ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन में लेमडा के टर्म में पूछा है, तो इस DQ को रिप्लेस करके हमें लेमडा के टर्म में लिखना होगा। तो कैसे रिप्लेस करेंगे हम इसे, लेमडा इक्वल्स फॉर्मूला हमें पता है DQ/dl, लीनियर चेन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से DQ की वैल्यू होगी जो लेमडा DL हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो DE की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, ये हो जाएगा लेमडा DL और अपॉन r² + l²। ये इस स्मॉल एलिमेंट का यहाँ पे फील्ड हो जाएगा। बट एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे ये इंक्लाइंड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं और फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो DE के कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हमने इस रॉड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब ये हॉरिजेंटल है, x एक्सिस है, x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है, और एक और y एक्सिस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस एंगल को हमने एज्यूम कर लिया कि ये थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। बेसिक ज्योमेट्री है, ये पता ही हमें। अब DE जो है इसको कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एंगल के टच वाली आर्म जो होती है ये हमेशा कॉस होती है, ये 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE sin थीटा। ये x एक्सिस पे कंपोनेंट है और ये है y एक्सिस पे कंपोनेंट। तो दोनों ही कंपोनेंट की वैल्यू, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है ये हम फाइंड आउट करेंगे अब। तो सबसे पहले हम y एक्सिस पे देख रहे हैं कि y एक्सिस पे फील्ड जो है कितना होगा इस डायरेक्शन में। तो EY y एक्सिस पे, और स्मॉल एलिमेंट का फील्ड है इसलिए हमने लिखा DEY, y सबस्क्रिप्ट है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो DEY कितना हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंटेड है, DE cos थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम DE cos थीटा। अब DE की वैल्यू रख देंगे, तो DE की वैल्यू ऊपर क्या लिखी है, 1/4πε0 लेमडा DL अपॉन r² + l², और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे cos थीटा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। अगर इस वैल्यू का हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें y एक्सिस पर नेट फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल l है और थीटा है, ये तीन वेरिएबल टर्म आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक बार में इसे इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है, तो इसीलिए
हम एक वेरिएबल के टर्म में कर दे रहे हैं। इस एल जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को हम थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इससे हमारा इंटीग्रेशन जो है आसान हो जाएगा और हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, एल को रिप्लेस कर दे रहे हैं और इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं थीटा के टर्म में, इस एंगल थीटा के टर्म में। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? इस थीटा के टर्म में एल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसे कन्वर्जन करना आसान है। सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो साइड लेंथ है ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा या तो साइन होगा या तो फिर टैन होगा। अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस आ जाएगा। हाइपोटेनियस में अगेन फिर से एल आ गया तो वेरिएबल ही रहा, तो फिर हमारा काम बन नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे अब कि टैन यूज करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं टैन थीटा, और टैन थीटा जब हम लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। आर कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो अब हमारा काम आसान हो गया, मतलब कांस्टेंट के टर्म में आंसर आएगा। तो हम इस एल को थीटा और आर के टर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है यहाँ पे परपेंडिकुलर है एल और बेस है यहाँ पे आर, तो एल अपॉन आर। यहाँ से हम एल की वैल्यू लिख सकते हैं आर टैन थीटा, और आर टैन थीटा जो एल की वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करा देंगे। लेकिन अभी भी हमें डी एल की वैल्यू नहीं पता, तो डी एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे d कैसे आएगा? जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। इस डेरिवेशन को समझना आसान हो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन का नाम दे दिया 1, क्योंकि इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा। थीटा के ही टर्म में फाइनली करना है तो हम इसीलिए इसी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और इधर हो जाएगा डी ओवर डी थीटा ऑफ आर टैन थीटा। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टैन थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी एल की वैल्यू मिली हमें आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये डी एल की वैल्यू होगी, ये एल की वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में अब पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ डी एल एंड एल इन इक्वेशन 1। तो डी ई वाई है, ये क्या क्या टर्म है यहाँ पे? 1/4πε0 लेमडा, ये तो एज इट इज है। अब डी एल को रिप्लेस करना है, तो डी एल की वैल्यू है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसके बाद लिखा हुआ है न्यूमरेटर में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया, अपॉन क्या लिखा है यहाँ पे आर स्क्वायर, तो हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे लिखा हुआ एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है आर टैन थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो आर स्क्वायर बाहर हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी ई वाई जो होगा
लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा को इधर लिख दिया हमने, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर डिनोमिनेटर में बचेगा। यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ पे ये आर हम लिख चुके हैं, एक कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ये लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे इस टर्म का, तो वाई एक्सिस पर नेट फील्ड हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी ई वाई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। इस टर्म को इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है केवल और केवल थीटा है, क्योंकि इसमें ये जो सारे टर्म लिखे हुए हैं कांस्टेंट है, तो आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब थीटा की लिमिट क्या है वो देख लेते हैं हम। तो डायग्राम को देखें, हम कह रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है लॉन्ग है और उस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर रखा है। मतलब ये जो एलिमेंट है वो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। कितना लॉन्ग है नहीं पता, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम इस एलिमेंट को यहाँ पे करें इस पोजीशन पे, तो ये एंगल जो है थीटा बढ़ जाएगा और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं लेंथ, तो ये जो एंगल है थीटा, ये वाला ये जो एंगल है थीटा, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि कितना बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लाइन होगी, जब हम इस एलिमेंट को इन्फिनिटी तक लेंगे तो ये जो लाइन होगी ये धीरे धीरे ऐसे पैरेलल हो जाएगी, और जब ये पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा, मतलब जो थीटा रिप्रेजेंटेड है, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ये तो बात होगी कि एलिमेंट जब हमने इस साइड लिया है, इस ओ पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, लेकिन राइट हैंड साइड में भी तो ले सकते थे। तो सेम यही बात यहाँ पे होगी कि अगर एलिमेंट हम इधर की साइड बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, मतलब जैसे जैसे इधर की तरफ लेते जाएं, तो ये इन्फिनिटी तक जब हम पहुँचेंगे या बहुत बड़ी लेंथ तक पहुँचेंगे, तो अगेन यहाँ पे भी जो एंगल होगा ये वाला, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये ओ है, सेंटर है, इससे एक एंगल जो है क्लॉकवाइज है और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है। मतलब ये हो गया हमारा पॉइंट P और ये हमारा पॉइंट O। इसके रेफरेंस में ये जो एंगल है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और फाइनली एक टाइम ऐसा आ रहा है कि ये एंगल जो हो रहा है यहाँ पे π/2 हो जा रहा है। सेम ऐसे ही इधर भी हो रहा है कि ये एंगल जो है मैक्सिमम हो जा रहा है π/2 तक। तो लिमिट हो जाएगी हमारी π/2 से π/2 तक, लेकिन एक जो है एंगल क्लॉकवाइज है और दूसरा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को हमें प्लस लेना होगा, एक को हमें माइनस लेना होगा, और फिर वो लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिमिट हम रख दे रहे हैं माइनस के π/2 लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू है यहाँ पे प्लस का π/2, ये रख दिया हमने। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो ई वाई की वैल्यू जो टर्म कांस्टेंट है बाहर लिख दे रहे हैं, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये टोटल टर्म कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन में क्या आया, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और लिमिट क्या है माइनस के π/2 से लेके और प्लस के π/2 तक। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सबसे पहले अपर वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पे साइन π/2 माइनस साइन
माइनस के पाई बाई टू। तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो ई वाई इक्वल्स आया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 से इसको कैंसिल करा दिया, तो यह आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये ई वाई की वैल्यू हो गई, मतलब वाई एक्सिस पे फील्ड हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था इस रॉड पे, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है डी एल और जिस पे चार्ज है डी क्यू, जो कि इस पॉइंट ओ से एल डिस्टेंस पे है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है पॉइंट ओ से ये आर डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी नाम है हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। अब इस छोटे से एलिमेंट से इस पॉइंट पी पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट होगी, बट कूलॉम्स लॉ डायरेक्टली नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि ये जो हमने रॉड कंसीडर कर रखा है ये पॉइंट साइज एलिमेंट नहीं है, और इसी वजह से हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट साइज एलिमेंट कंसीडर कर रखा है जिसकी लेंथ वेरी स्मॉल है डी एल और जिस पे चार्ज वेरी स्मॉल अमाउंट का है जो कि डी क्यू है। तो अब हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर इस पॉइंट पी पे फील्ड लिखेंगे तो इस फॉर्मूले में ये क्यू की बजाय हम यहाँ पे डी क्यू यूज कर लेंगे। जब ये पॉइंट साइज एलिमेंट हो गया तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने वैल्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड है और ये एल रिप्रेजेंटेड है, तो ये हाइपोटेनियस जो होगा ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, वो हमने यहाँ पे रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, ये टर्म आ गया हमारा। अब हमने देखा कि जो फील्ड है वो इंक्लाइंड है, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे और एक वर्टिकल जो कि वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है मतलब वाई एक्सिस पे है वो डी कॉस थीटा है, तो डी की वैल्यू रख दी। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करते तो फील्ड की वैल्यू मिल जाती, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ से हम एल को रिप्लेस करके थीटा के टर्म में करेंगे। थीटा के टर्म को एल के टर्म में क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ये ज़्यादा आसान है एल को रिप्रेजेंट करना थीटा के टर्म में, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब ये जो एल है इसको हम थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज किया और tan थीटा यूज करके हमने यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर डी एल की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में ले जाके रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे ये sin थीटा आ गया, लिमिट की वैल्यू रख दी, तो ये सॉल्व होके आ गया, फाइनली ये वैल्यू हमें मिल गई। अब वाई एक्सिस पे तो फील्ड हमें मिल गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे फील्ड कितना होगा, ई एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फील्ड जो है क्या रिप्रेजेंटेड है, डी ई साइन थीटा, तो डी ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्सिस पे फील्ड स्मॉल एलिमेंट की वजह से डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू क्या है, जो वही है यहाँ पे हमने रखी है, सेम वही। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है डी ई कॉस थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है डी ई साइन थीटा। इसको जब हम सॉल्व करके ले गए हैं, जैसे ही हमने सॉल्व किया है तो फाइनली आया है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा डी थीटा, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे कि हमने ई वाई को सॉल्व किया, लिमिट भी सेम वही है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर लिख देते हैं, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट है माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक।
लिमिट नहीं बदलेगी क्योंकि डायग्राम में कोई चेंज नहीं आया है यहाँ पे। थीटा दोनों के लिए सेम हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चाहे वो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिमिट वही रही। अब इस टर्म की वैल्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है पाई बाई 2, मतलब कॉस 90 हो जाएगा जब हायर वैल्यू पुट करेंगे, और लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों में वैल्यू जीरो ही होती है, तो ये जो टर्म आएगा टोटल हमारा ये आ जाएगा जीरो। तो इस वैल्यू से अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी जीरो, तो ई वाई की ये वैल्यू आ गई, जबकि ई एक्स की ये वैल्यू आई, मतलब जीरो आ गई। तो एक्स एक्सिस पे नेट फील्ड जीरो आ रहा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be in y डायरेक्शन, या फिर ये कह लो कि y एक्सिस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, y एक्सिस पे होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इस एक्सिस पे फील्ड की वैल्यू जो है जीरो हो गई। तो फाइनली ई का जो फॉर्मूला मिला हमें वो मिला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब जो y की वैल्यू है, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही नेट वैल्यू। ठीक, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ई और आर के बीच में, तो ई और आर दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन में, सॉल्व हो गया। सेम यही क्वेश्चन जो है हम गॉस थ्योरम के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉस थ्योरम से सॉल्व करना इसे ज़्यादा आसान है, कूलॉम्स लॉ से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई नहीं, हमने सॉल्व कर ही लिया है। तो आगे के कुछ लेक्चर्स में सेम इसी क्वेश्चन को हम गॉस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। गॉस थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और केवल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि एक इजी मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बड़े आसानी से गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आगे की कुछ लेक्चर्स में हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी की केवल और केवल सरफेस पे हो, चाहे वो बॉडी 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 डायमेंशन होना चाहिए, केवल और केवल सरफेस पे होना चाहिए। तो जैसे ये कोई मेटेलिक सीट है, इस पे चारों तरफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया हमने इसे। अब इस बॉडी की वजह से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज कर लो कि इस बॉडी की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस बॉडी से r डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट P पे फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। पॉइंट P पे फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ है E इक्वल्स K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब ये पॉइंट चार्ज हो, जबकि ये बॉडी ये फाइनाइट साइज की है, बहुत बड़ी बॉडी है, तो फिर ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता।
बट फिर भी हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, इस बॉडी पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे हम, वेरी स्मॉल एलिमेंट, जिस पे चार्ज एज्यूम कर लेंगे हम डी क्यू, और इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है उसको हमने कंसीडर कर लिया डी ए। तो डी ए एरिया कंसीडर कर लिया, डी क्यू अमाउंट का हमने चार्ज कंसीडर कर लिया। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं, ई इक्वल्स के, चार्ज का अमाउंट कितना बोला हमने, ये चूँकि वेरी स्मॉल एलिमेंट था तो पॉइंट चार्ज एलिमेंट उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डी क्यू, और अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे आर स्क्वायर। छोटे से एलिमेंट का फील्ड है तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम डी से। कंप्लीट वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो ये जो डी क्यू है इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल्स फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी ए। डी एस भी लिख सकते हैं, एस फॉर सरफेस एरिया, और डी ए भी लिख सकते हैं हम एरिया के लिए। तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई डी ए, मतलब डी ई लिखा जा सकता है के अपॉन सिग्मा डी ए और अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। अगर टोटल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, कंप्लीट वैल्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी इंटीग्रेशन में हमें वेरिएशन लाने होंगे वो मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर मान लो इस पॉइंट पी पे एक चार्ज रख दिया हमने क्यू नॉट, और हमने पूछा कि यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया, एफ इक्वल्स क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई, मतलब के क्यू नॉट सिग्मा डी ए अपॉन हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कोई 2 डायमेंशनल बॉडी हो या 3 डायमेंशनल बॉडी हो, 3 डायमेंशनल बॉडी जैसे मान लो स्फीयर हो गया, चारों तरफ यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल और केवल सरफेस पे ही है, केवल और केवल यहाँ पे सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर नहीं। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, भले ही बॉडी 3 डायमेंशन है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर केवल और केवल सरफेस पे है किसी बॉडी पे तो हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म हम डिफाइन करते हैं चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, और उसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी ए, मतलब अगर हमें इसे डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। अगर हमें फाइंड करना होगा कि इसकी यूनिट क्या होगी तो इसकी यूनिट फाइंड करना आसान है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हमें कहीं फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे बॉडी पे है, अंदर बाहर चारों तरफ, हर तरफ है, इक्वल अमाउंट का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी बॉडी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे मान लो ये कोई इरेगुलर शेप की बॉडी या रेगुलर शेप की बॉडी, स्फीयर हम ले सकते हैं, या फिर क्यूब वगैरह कुछ ले सकते हैं, इस टाइप की बॉडी। इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ इक्वल अमाउंट का है, मतलब एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
पूरे बॉडी पे है, हर तरफ, अंदर भी बाहर भी, हर तरफ। अब ये जो चार्ज बॉडी है इसकी वजह से अगेन फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हो सकता है कोई पॉइंट पी है जहाँ फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि r डिस्टेंस पे है। तो जैसे पीछे हमने किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। जब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशनल एलिमेंट लेते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डायमेंशनल एलिमेंट लेते हैं और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 1 डायमेंशनल एलिमेंट लेते हैं। ये जो एलिमेंट लिया हमने, इस पे चार्ज हमने कंसीडर कर लिया कि dq अमाउंट का है जो कि कम है, और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने कंसीडर कर लिया dq जो कि वेरी स्मॉल है। अभी पॉइंट चार्ज एलिमेंट हो गया, अब फील्ड यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। तो फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे कूलॉम्स लॉ यूज़ करके, E इक्वल्स के। अब चार्ज का अमाउंट कितना रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे dq और अपॉन कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे r स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया क्योंकि वेरी स्मॉल एलिमेंट हमने इसे कंसीडर कर रखा। तो E इक्वल्स हो गया k dq अपॉन r स्क्वायर। इस dq को हम रिप्लेस कर सकते हैं और चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। रो का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dv। तो यहाँ से dq की वैल्यू हो जाएगी रो dv, मतलब E इक्वल्स हो जाएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k, और dq की जगह लिखना है हमें रो dv और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर कंप्लीट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। सेम ऐसे ही जैसे पिछले किया हमने कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा है, इस पर फोर्स फाइंड करना है, तो F इक्वल्स लिखा जाएगा Q0 मल्टीप्लाइड बाई E, मतलब इंटीग्रल के रो dv Q0 अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी पे हो, पूरे बॉडी पे अंदर बाहर चारों तरफ, बॉडी 3 डायमेंशन हो। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम टर्म डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो इक्वल्स होता है dq अपॉन dv, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कूलॉम्स लॉ से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें रो की यूनिट लिखनी होगी तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज के लिए यूनिट लिखते हैं हम कूलॉम, और वॉल्यूम के लिए यूनिट लिखते हैं मीटर क्यूब, तो हो जाएगा कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो ठीक है, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।